हेलो। तो करते हैं स्टार्ट केमिस्ट्री का पेपर। माई सेल्फ, अगर यहाँ में से लिखा आ रहा है वैसे माई सेल्फ आर्य सिंह। अभी फर्स्ट ईयर क्लियर किया है, सेकेंड ईयर में आ जाओ। फिट्स पिलानी, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। केमिस्ट्री का पेपर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। 1 और 2 पहले से चैनल पे है, देख लेना। उसके वीडियो सॉल्यूशन मैंने डाल दिए। और जो क्वेश्चन पेपर अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया जेई मेंस की वजह से, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें क्वेश्चन पेपर है, वो पढ़ने के बाद वीडियो देख लेना। केमिस्ट्री का सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 41 से। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। केमिकल काइनेटिक्स का आसान सा सवाल है। काम कर लेते हैं। हाफ लाइफ दे रखी, ठीक है। तो अपने को इसके लिए nth ऑर्डर की हाफ लाइफ पता होनी चाहिए। तो nth ऑर्डर की हाफ लाइफ, nth ऑर्डर की हाफ लाइफ पेज में बड़ा कर लेता हूँ ताकि सबको क्लियर दिख जाए। हाँ, अभी इसको एक बार मिटा देते हैं और फिर छोटा छोटा अपने लिख लेते हैं। तो हाँ, डिस्टर्बेंस पेपर nth ऑर्डर की 41st क्वेश्चन सॉल्व कर ले। nth ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट की पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर nth ऑर्डर की हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर, अगर पूरा फॉर्मूला देखना है तो वो ऐसा होता है कि 2 की पावर n-1 अपॉन n-1 इंटू ए नॉट की पावर n-1, और यहाँ पे के आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। जब क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो फॉर्मूला बहुत काम आता है। यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 1। n जब 1 होता है तो अपने को पता है फॉर्मूला ln 2/k हो जाता है। n इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला होता है, n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये होता है। लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो अगर ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने को पता है कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होती है तो ऊपर ए नॉट आता है। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है तो कोई पावर नहीं आती। जब 2 होती है तो नीचे आता है। इसका मतलब 3 है तो आंसर 4 होना चाहिए। यहाँ से भी अपन n-1 को 3 रखेंगे तो n इक्वल टू 4 आ जाएगा। n-1 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 4 आ गया। कैसे आया, ये फॉर्मूला लगाया। अपने को दे रखा है कि क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो n इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। आसान सा सवाल है। इस क्वेश्चन को 5 में से रेट कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैं 1 रेट करूंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन 1 रेटिंग के आते हैं। मैं और जो मैं रेट कर रहा हूँ वो बिटसेट के लेवल के अकॉर्डिंग कर। तो अगला क्वेश्चन है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्रेफरेबली अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बाय। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि क्लोरीन, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्लोरीन हटेगा, ऑक्सीजन OH आके लगेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब है कि सी एक OH होगा। अच्छा, ब्यूटाइल क्लोराइड है तो अपने को एक Cl होगा, ऊपर एक CH3 होगा, इधर एक H3C होगा, इधर एक CH3 होगा। ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। अच्छा, इसका ये जो कार्बन है, इसके ऊपर अगर Cl हट के यहाँ प्लस आएगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अंदर सब इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का होगा। जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो भी बहुत हाई होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी बहुत हाई होगा, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो अपने को पता होना चाहिए इसका जो कार्बोकैटायन होता है, इस वाले का टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। मैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूँ, इन्फो दे रहा हूँ मैं। C+ और यहाँ पे अगर मैं HCH3 CH3 और यहाँ भी एक CH3 लगाऊं तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इससे CH2+ इससे भी ज्यादा ये स्टेबल होता है। ये बात याद रखनी है। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन इसके बगल वाला, बेंजीन के बगल वाला कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम नीचे कमेंट्स में लिख देना, बाकी मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हो गया। तो बस जब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसका कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकैटायन जब भी स्टेबल आता है अपने को पता है आंसर क्या होता है, SN1। SN1 में कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होती है। SN2 के अंदर साइक्लिक ट्रांजिशन, क्या साइक्लिक ट्रांजिशन, ये तो सिंपल ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड होती है। तो इसका आंसर SN1 रिएक्शन हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 1,3 ब्यूटाडाइन हैज, 43 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन ऐसा होता है, H2C डबल बॉन्ड C
कार्बन, फिर सी, फिर डबल बॉन्ड CH2 और एक एक हाइड्रोजन इन दोनों के लगा दो, तो इसको वो कहते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन। 2,1,3 ब्यूटा 4 कार्बन और डाइईन 2 डबल बॉन्ड है। इसके अंदर चारों कार्बन पे डबल बॉन्ड है। इस पे इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा, इसके भी 3 सिग्मा। अच्छा सॉरी, इस पे ये तो 1,4 पेंटाडाइन बन गया, एक सेकंड गलती होगी। 1,3 ब्यूटाडाइईन बनाना है तो यहाँ पे वापस CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। तो इसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड, इसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड, इसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जरूरत है। sp2 हाइब्रिडाइज हर कार्बन तो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन को वो नहीं रेट नहीं किया अपन ने, पिछले क्वेश्चन को और सही आंसर भी कर देते हैं। तो इसका सही आंसर ये, दोनों क्वेश्चंस को मैं, पिछला वाला क्वेश्चन आसान सा था, 1 रेट कर दूंगा। ये वाला भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो मतलब 30 सेकंड का सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व्स इन वाटर बट डज नॉट गिव एनी ऑक्सा एसिड सॉल्यूशन। अच्छा, ऑक्सा एसिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो एसिड है और उसमें ऑक्सीजन है और एक सेंट्रल एटम है। जैसे एग्जांपल 44 में ऑक्सा एसिड के एग्जांपल देता हूँ। H2SO4 ये ऑक्सा एसिड है सल्फर का। H2SO3 H3PO4 H3PO4 और इसके अलावा HClO3 फॉर एग्जांपल HNO3। ये सब ऑक्सा एसिड, ये सब क्या ऑक्सा एसिड। इनमें एक बात नोटिस करो, एक बात नोटिस करोगे ना, तो मैं इस कलर से लिख देता हूँ। इनकी जो वैलेंसी है ये प्लस में, ध्यान से देखो ये प्लस में, ये भी प्लस है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव है, ये +6 है। इसकी बात करोगे तो 3 to the 6 दो गया था, ये +4 है। ये +5 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे ये 3 to the 6, ये +4, ये +5 है। तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इनके ऑक्सा एसिड्स पॉसिबल। और एक दूसरा रीजन क्या है? इनकी साइज बड़ी है। सल्फर बड़ा एटम, फॉस्फोरस बड़ा एटम है, क्लोरीन बड़ा एटम है, नाइट्रोजन छोटा है लेकिन ग्रैब कर सकता है इतने सारे ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो SO2 देता है, ठीक है, SO2 H2SO3 देता है, HCl4 देता है, OF2 को ध्यान से देखो 44, OF2 एक बहुत इंपॉर्टेंट। OF2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जो कि F का हमेशा -1 होता है। F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का, तो फ्लोरीन का -1 है तो ऑक्सीजन का +2 हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो जब इसकी रिएक्शन होगी पानी के साथ, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा और H2O बन जाएगा। यहाँ पे जो बनेगा ये ऑक्सा एसिड नहीं बनेगा, ऑक्सा एसिड नहीं बनेगा, नहीं है ऑक्सा एसिड। HF सिंपल एसिड है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O, इसमें कोई ऑक्सा एसिड नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है? रीजन क्या है? क्योंकि ये ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कभी पॉजिटिव में नहीं जा पाएगा, ये रीजन है। 45 क्वेश्चन यहाँ पर ने सॉल्व किया है। तो इसका आंसर OF2 होगा। बाकी सब पे ये H2SO4 बनाता है, ये H2SO3 बनाता है। इसका आंसर अपन कर देते हैं फिर, जो सही आंसर है 44 का B है। लेट्स गो टू इसको। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था 1। अभी तक कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो अपने को पूरे 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 मतलब मार्क्स आने चाहिए। और अभी तक जो मैंने 5 सवाल किए 1 मिनट में होने चाहिए, 1-2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट ले सकते हो। The question consists of 2 statements, each printed as assertion reason। अच्छा, assertion reason टाइप का क्वेश्चन है। While answering the question, you are required to choose any one of the following responses। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। एक सेकंड, इस पे क्या दिक्कत आ रही है? जूम में कोई दिक्कत आ रही है? अभी शायद ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वीडियो एडजस्ट करना है। हाँ, ठीक है। O and P nitrophenols can be separated by steam distillation। अच्छा, O and P nitrophenols 45 क्वेश्चन। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। और ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, पहले फिनॉल बना लो,
एक के ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दो, NO एक के पैरा पे लगा दो, तो ये O नाइट्रोफिनॉल जो भी बोल दो, ये पैरा बना देता हूँ। अच्छा, इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा। तो मिटा दिया, ये OH और इसके पैरा पे NO2 लगा दो। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। अच्छा, फिनॉल का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। रीजन क्या होता है उसके हाई होने का? उसका रीजन होता है OH की OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ से होगा। मैं यहाँ एक बार एग्जांपल बता देता हूँ कि OH फिनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। यहाँ एक OH है, यहाँ एक OH है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, उसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, NO2, इसको अगर मैं अच्छे से बनाऊं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक O, ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जो टर्म काम में लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब इसका हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो किसी और फिनॉल के साथ नहीं बना सकता, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर डाउन हो जाता है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही रहता है या थोड़ा सा हाई हो जाता है, ये बोल। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के बाद। रीजन क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसमें होती है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले से कम हो जाता है। और स्टीम डिस्टिलेशन बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले उड़ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उड़ जाएगा और पैरानाइट्रोफिनॉल रह जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली है। वाइल पैरामिनल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर ए हो गया 45। ये आसान सा सवाल था। 1 थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन फिर भी सवाल आसान था। 48 व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड विद बी एंड ओ इन दिस। अच्छा, बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है और एक वेकेंट ऑर्बिटल होती है। 46 पे चल रहे हैं, 46 ध्यान से करते हैं सवाल को। तो BH3, इसको अगर ध्यान से देखो, बोरोन को 1s2 2s2 2p1 1s2 मतलब 1s2 तो हो गया, मैं वैलेंस शेल बना रहा हूँ। 2s2 2p1 ये खुल के आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो हल्का सा एक्साइटेशन होता है, ये होता है। एक p ऑर्बिटल खाली है, यानी कि इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है। अच्छा, दूसरी जो चीज है, बोरोन अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है इस तरह से, तो ये फोर श्योर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, छोटे एटम है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन छोटे एटम है, तो ये बोरोन को आराम से डोनेट कर सकते हैं। इसलिए C2H5 2O BH3 के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल। आसान सा सवाल, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, जो था बता दिया कि इसके अंदर लोन पेयर होगा, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल होगी, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तीनों बॉन्ड इसने अपने बना लिए। बोरोन 3 से ज्यादा नहीं बना सकता, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बन सकता है, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं, तो बचा किसके, इन दोनों के अंदर। ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। ये भी आसान सा सवाल था बहुत ही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आइडेंटिफाई A and B in the following reactions, CH3CHO plus NH2NH2 gives A CH3CH3 plus N2। ये अच्छा, एक तो थोड़ी सी सवाल में दिक्कत ये कि इसमें B नहीं लिखा हुआ, तो मैंने डिस्कस किया था ऋषभ के साथ, और फिर बाद में डिसाइड हुआ कि एक बार इसका आंसर देख के और फिर देखते हैं क्या है। तो आंसर की से मैंने आंसर देखा, बी जो है, इस यहाँ जो रिएक्टेंट है वो बी है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पेपर में तो कोई बात नहीं, अभी एक बार वीडियो को यहाँ पॉज करो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो को प्ले करो, क्योंकि पेपर के अंदर अगर समझ नहीं आया होगा तो वहाँ बोनस कर देंगे, और खुद के मार्क्स ईमानदारी से अपने मार्क्स अपने अंदर जोड़ लेना, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ। यहाँ बी है और ए तो है ही, मतलब ए बन रहा है और ए को बी के साथ रिएक्शन कराने पे ये बन रहा है। और जिसको समझ आ गया तो वीडियो पॉज करो और आगे बढ़ो। हाँ, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर लिया होगा। जिसका आंसर ए आया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो लोग नहीं करा सॉल्व, कोई बात नहीं। 47 सॉल्व कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा, ध्यान से देखोगे ना, हो क्या रहा है, एक एल्डिहाइड है, उससे एक एल्केन बन रहा है और N2 निकल रही है। कुछ दिमाग चलो, कहीं देखिए भी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है वुल्फ किश्मर, वुल्फ किश्मर रिएक्शन है, वुल्फ किश्मर रिएक्शन। अच्छा, अगर जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस है उनका एक सेपरेट वीडियो ऑर्गेनिक का चाहिए तो कमेंट्स में बताना, लाइक कर देना वीडियो को। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे को टाइम मिला तो एक वीडियो बनाने की, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है उनको कवर करने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। 47 क्वेश्चन कर रहे हैं। 47 हाइड्रा CH3CHO जब NH2NH2 के साथ रिएक्शन करता है, NH2NH2 हाइड्राजीन होती है, इससे रिएक्शन कर रहा है CHO है, तो ये CH3 और CH और फिर डबल बॉन्ड N और यहाँ पे एक NH2 लग जाता है। और उसके बाद इसकी रिएक्शन ये वुल्फ किश्मर करते हैं। वुल्फ किश्मर में आगे क्या होता है, एक बेस से रिएक्शन करा देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस से CH3C। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि अपने को फर्स्ट ये चाहिए। तो ए लग रहा है, क्योंकि ए सही आंसर है, मैंने इसका आंसर देख लिया इसलिए पहले ही बता दूँ। ए है इसका आंसर, अपने मार्क्स बढ़ाएगा। और बाकी किसी के अंदर ये ऑप्शन ही नहीं है तो आंसर ये हो गया। बाकी बता देता हूँ, आगे एक बेस से रिएक्शन कराता है जिससे NH2NH2 हट जाता है N2 फॉर्म में, और यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्केन बन जाता है। तो इसका आंसर ए है। ग्राउंड से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा है, पेपर में देख के भी थोड़ी दिक्कत आ गई होगी, इस क्वेश्चन को बोनस करा देंगे। बाकी वैसे क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, फिर भी 2 देता हूँ। किसी को नेम रिएक्शन में तो देख के वुल्फ किश्मर याद आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चल रहे हैं। 48, अच्छा मैंने ब्लैंक पेपर ज्यादा ऐड कर लिया, अभी कम पड़ जाए तो 48 की तरफ चल रहे हैं अपन। The compound formed at anode in the electrolysis of an aqueous solution of potassium acetate। फिर से आ गया, ये एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक के अंदर कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस सुना होगा, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। फिर से नेम्ड रिएक्शन, बिट्स एट जेईमेंस नेम्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसलिए मैं सोच रहा था एक नेम्ड रिएक्शन का बनाने की वीडियो। अगर पसंद हो तो बता दिया, कमेंट्स में बता देना और टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, मैं पोल जरूर कर दूंगा। देखते हैं पोटेशियम एसीटेट, अच्छा क्या होता है, CH3 COO माइनस K+, इसकी रिएक्शन कर, अच्छा इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, एनोड और कैथोड पे 48 एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, तो एक तो CO2 बनता है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, पहले इसके मैकेनिज्म की बात करें। रिएक्शन तो बनती रहेगी, आंसर आता रहेगा, मेन चीज अपने को सीखना है। तो इसका जो मैकेनिज्म मैं याद रखता हूँ, जिससे मुझे अच्छे से याद हो जाता है, वो ऐसे मैं रखता हूँ कि COO माइनस, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ कि ये माइनस यहाँ जाएगा और ये यहाँ एक रेडिकल बन जाएगा। क्या बनेगा मेरे पास, CH3 रेडिकल बनेगा और साथ में मेरे पास CO2 बन जाएगा। इस तरह से मैं इसको याद रखता हूँ। सिमिलरली एक जगह और रेडिकल बनेगा तो एक जगह CH3 रेडिकल वापस बनेगा, तो CH3 रेडिकल कंबाइन होके C2H6 बना लेंगे। अच्छा, सिंपल रिएक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, C2H6 और CO2। क्या आंसर है, C2H6 CO2। ये बनेगा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या बनेगा,
H2O का H2 बन जाएगा, साथ में K प्लस का KOH बन जाएगा। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन होती है। एक बार मेरे को शॉर्ट नहीं, ये वाली रिएक्शन मैं कंफर्म करके बताता हूँ, बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को रेट नहीं किया, पिछले वाले को भी रेट नहीं किया। पिछले वाला, हाँ पिछले वाले को कर दिया था। ये वाला ट्रिकी सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है, 1 रेट करूंगा। और ये जो क्वेश्चन है थोड़े, ये जो पेपर है जो भी करा रहा हूँ, जितना मैंने इसको देखा है अभी तक सॉल्व किया, ये बिल्कुल बिटसेट के लेवल। बिटसेट का पेपर ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। A solid AB has a NaCl structure if the radius of cation A plus is 120 picometer, then the maximum possible value of radius of anion B minus will be। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ठीक है, ये सॉलिड स्टेट का सवाल है। 49 अपने को NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है। R माइनस R प्लस का रेशियो पता है, R प्लस बाय R माइनस का रेशियो होता है 0.404, ये रेशियो होता है। √2 -1, इसको ऐसे याद रखो, √2 -1 रेशियो होता है R प्लस और R माइनस का 0.414, 0.414 सॉरी 0.414, ये रेशियो होता है R प्लस R माइनस का। अगर कुछ नहीं दे रखा तो ये रेशियो मानना है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेशियो होता है, ये अपने को अज्यूम करना है, क्योंकि सवाल करने के लिए जरूरी है। तो अब क्या पूछ रखा है? कैटायन का रेडियस दे रखा है और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनायन पूछा है, तो अपने को पता है कि R प्लस R माइनस का रेशियो अगर इससे ज्यादा होगा तो चेंज हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा 120 से ज्यादा होगा, यानी कि A और D में से एक आंसर होगा, ये तो पक्का है। और 2 से मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, तो इसका आंसर D है। मैंने बिना सॉल्व किए कैसे बताया? वापस सुनना, ये थॉट प्रोसेस सुनना, पेपर में बहुत खाना। 120 से ज्यादा होगा, क्योंकि एनायन कैटायन से बड़ा होता है। दूसरी बात क्या, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.5 से डिवाइड करेंगे, तब जाके 240 आता है। लेकिन यहाँ 0.5 से छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर कम होगा तो टोटल आंसर इंक्रीज होगा। इसका मतलब इसका आंसर 290 होगा। 240 से ज्यादा कुछ आएगा तो आंसर 290 होगा। सॉल्व भी कर ले, नहीं मान रहे तुम मेरी बात, तो सॉल्व भी कर ले। कैलकुलेशन खुद को करनी है तुम। 120 बाय 0.414, ये जो टेक्निक है छोटी छोटी, ये डेवलप हो गई टाइम के साथ, तो मैं साथ साथ शेयर करता रहूंगा। ये R माइनस आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 290 आएगा, इसका आंसर 290 आएगा। अब ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए करने का मतलब, इस क्वेश्चन को देखना है और बस दिमाग लगाना है कि रेशियो क्या होगा, फिर दिखेगा A या D में से एक होगा और फिर D चमक जाएगा। 20 सेकंड का सवाल है, 20 सेकंड 10 सेकंड लगने चाहिए। बहुत आसान सवाल, 1 रेट करूंगा। सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर सारे और रेडियस के रेशियो याद होने चाहिए, √2 -1 वाले, फिर √3 -1 वाले। चलते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। द EMF ऑफ डेनियल सेल, अच्छा इसकी ये कंसंट्रेशन दे रखी है, इसकी ये कंसंट्रेशन दे रखी है। एट 298 केल्विन इज E1 व्हेन द कंसंट्रेशन चेंज कर दी, EMF चेंज हो गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E1 E2 50। ऐसे क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व करने पेपर में, तो कैसे करना है? E1 फॉर्मूला लगाना है, E0 माइनस 0.06 बाय 2, अच्छा 0.059 0.06 दोनों लिख देता हूँ मैं। लॉग Q, ये फॉर्मूला होता है लॉग Q1 और E2 इक्वल टू E0 माइनस 0.06 बाय 2 लॉग Q2। अच्छा यहाँ पे N आता है, अच्छा N1, हाँ मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज आता है, तो इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिएक्शन एक बार लिख लेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए बाद में लिख लेता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, Zn प्लस U प्लस 2, फाइनली क्या हो रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, गोइंग इनटू Zn प्लस 2 प्लस U। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर प्लस 2 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका इस रिएक्शन का Q लिखते हैं, इस रिएक्शन का Q होगा जिंक प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन।
तो इसको Q1 बोल दिया, इसको Q2 बोल दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, E नॉट कट जाएगा। तो करते हैं E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा 0.06/2, तो 0.003, और यहाँ पे log Q1, अच्छा ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा, और Q2 माइनस Q1, तो log Q2 माइनस log Q1, तो log Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा, log Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा। log Q2 अपॉन Q1 कैसे करेंगे, Q2 क्या है, जिंक प्लस 2 का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जिंक प्लस 2 का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जिंक प्लस 2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जिंक प्लस 2 का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोलर, तो 1 अपॉन 0.01 इंटू 0.01, क्योंकि कॉपर प्लस 2 का अच्छा ऊपर क्या आएगा वापस, इंटू यहाँ पे कॉपर प्लस 2 का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी उल्टा कर दिया। तो जिंक प्लस 2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जिंक प्लस 2 का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, डिवीजन में आएगा कॉपर प्लस 2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ऊपर आएगा कॉपर प्लस 2 का, ऊपर आएगा कॉपर प्लस 2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था कॉपर प्लस 2 का, 1 था, 1 था, हाँ 1 था, तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे वापस 0.01 आएगा, और अब इसको देख लेते तो ये क्या हो गया, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 4 चला गया ऊपर, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0.03 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर 4, और log 10 की पावर 4 इज 4, तो 4 इंटू 0.03 0.12, 0.12 अपना आंसर है, अपन ने 0.06 लिया था इसलिए, तो आंसर अपना 0.11 होना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सी। थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लंबा सवाल है, 2 मार्क कर दूंगा, हल्की सी कैलकुलेशन स्किप करनी पड़ेगी। मेरे कोई काम आ गया था तो मैं थोड़ा बाहर चला गया था, तो अभी आया हूँ कहीं और बैठ के कर रहा हूँ काम, घर पे नहीं हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए देर करना। चलते क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, तो अपने को वेलोसिटी का पता है 51, फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड होती है फर्स्ट शेल की, शेल 1 ऑफ हाइड्रोजन, शेल 1 ऑफ हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको z/n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास आ जाती है स्पीड, किसी भी वेलोसिटी आ जाती है किसी भी शेल की, किसी भी एटम की। तो z यहाँ पे हाइड्रोजन का पूछा है, h इक्वल टू h है, तो z इक्वल टू 1 हो गया, और n इक्वल टू 2 हो गया, तो 2.18 को 2 से डिवाइड करना, तो 1.09 के 1.09 इंटू 10 की पावर 6 आना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 1.09 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये रहा 1.09 इंटू 10 की पावर 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया। आसान सा सवाल है, वो 2.18 वाला कोई भूल जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे सवाल आसान सा है, गलती के क्या चांसेस बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज लोअर्ड बाय 2 kCl एट 27 डिग्री सेल्सियस, हेंस रेट विल बी 52 की तरफ चलते। कैलकुलेशंस में नहीं करूंगा, कैलकुलेशन से करनी है तुमको, मैं सिर्फ तरीका बता दूंगा कैसे करना है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम देता। तो ए, ठीक है, तो अपने को पता है K1 इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस A1/RT, और फिर क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी 2 kCl से कम कर दी। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, जो वैल्यू है इसको आर की वैल्यू कैलोरीज में ले लेंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू कैलोरीज में 2 होती है, K2 इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए माइनस 2/RT, 2000 कर देते हैं। बस अब इसको सॉल्व करना है, एक काम करो, दोनों तरफ पहले डिवाइड कर दो, फिर लॉग ले लो, K1/K2, और फिर लॉग ले लिया, तो यहाँ पे आ गया ई की पावर माइनस ई ए, और ये तो डिवाइड में गया, तो ये यहाँ पे प्लस आ गया, ये माइनस 2000 माइनस ई ए बाय RT,
और बस अब इसको सॉल्व कर लो, ई से ई कट गया तो ई की जरूरत ही नहीं है, और log k1 बाय log k2 यहाँ पे ई हट जाएगा क्योंकि log ले लिया अपन ने। माइनस 2000 बाय RT, और फिर इसको ln ले लोगे तो इंटू 2.30 इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, RT 2 इंटू टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। इजी कैलकुलेशन से कैलकुलेशंस करना और इसका आंसर बताना। इसका आंसर मैं निकाल देना, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 28 टाइम्स, थोड़ा 27 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका आंसर 28 आएगा। इसका आंसर 28 आएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए मैं इसको 3 रेट कर रहा हूँ कैलकुलेशन की वजह से, बाकी कोई रीजन नहीं है। एसीटोन कैन बी, अगला क्वेश्चन दोगे, एसीटोन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन बाय द एक्शन ऑफ, अच्छा 53 एल्केन बनाने की जो मेथड्स थे उसमें अपन ने पढ़ा था कि 3 तरीके होते हैं जिसमें अपन एल्डिहाइड या कीटोन का इनसे बना सकते हैं एल्केन। क्या क्या तरीके होते हैं वो? पहला होता है क्लेमेंसन रिएक्शन, 53 की बात कर रहा हूँ, फटाफट रिवाइज करा देता हूँ तो टाइम नहीं लगेगा। पहला होता है क्लेमेंसन रिएक्शन, ये क्या होता है ZnHgHCl, जहां पे भी C डबल बॉन्ड O होगा उसको हटा के वहां पे प्लस लगाना, कार्बोकैटायन मेथड से अप्रोच होता है। सेकंड होता है वुल्फ किश्मर, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले इसी पेपर में सॉल्व भी किया था उसका क्वेश्चन, वुल्फ किश्मर। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते, NH2 लेते और साथ में क्या लेते, NH2 के साथ में अपन एक बेस लेते हैं, इसके अंदर C डबल बॉन्ड हो वहां हटा के एक माइनस लगा दो, तो ये कार्बेनायन मेथड से चलता है। तीसरा होता है, जो तीसरा मेथड है वो है HI रेड फॉस्फोरस। HI के साथ रेड फॉस्फोरस लेते, HI से काम हो जाएगा। रेड फॉस्फोरस क्यों डालते, रेड फॉस्फोरस डालने से जो रिएक्शन है बैकवर्ड में मूव नहीं करती, क्योंकि HI के साथ जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, रेड फॉस्फोरस डालने से वो बैकवर्ड में मूव नहीं करेगी, इसलिए HI रेड फॉस्फोरस की जो रिएक्शन है, लेकिन सिर्फ HI हो तो भी काम हो जाएगा। तो ये किस मेथड से डायरेक्ट रिडक्शन करता है, इसका कोई नोन इस तरह से अपने पास वो नहीं है, मतलब अपने पास है लेकिन अपने को याद नहीं रखना इसका मैकेनिज्म, डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 तरीके, 3 में से एक भी तरीका मिल गया, HI तो वहां मिल गया, बाकी इनमें से किसी भी तरीके से नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया HI। इजी सा सवाल है, अगर वो तीनों मेथड याद हो तो इस तरह से एक माइंड में मैप बना के रखना चाहिए कि अच्छा ये से ये करने के 4 तरीके, ये से ये करने के 2 तरीके, तो इस तरह के क्वेश्चन ऑर्गेनिक काफी इजी पड़ जाती है। 53 का आसान सा सवाल है, 1 रेट करूंगा। बहुत देखो अभी तक जो पेपर मैंने देखा है वो बिल्कुल बिट सेट के लेवल का है। अच्छा ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है, सॉल्व करना आता है, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। इसका आंसर है A/RB, बॉयल्स टेम्परेचर TB होता है A/RB, ये याद होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, वॉन्डरवॉल इक्वेशन लिखो, मैं हिंट देता हूँ, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, खुद से करना अगर निकालना है तो। वॉन्डरवॉल इक्वेशन लिखो, P को V/RT इनकी फॉर्म में लिखो, पूरी तरफ V/RT से डिवाइड करो और Z को, जो अपना Z होता है उसको 1 इक्वेट करो, PV/RT को 1 से इक्वेट कर दो, मोल्स 1 ले, तो वहां से जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो A/RB आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, C हो गया। इस तरह से इसको करेंगे, खुद से करना है चीज, और करके जो जो कर लेगा इसको प्रूव वो मेरे को कमेंट से बताना कि कर दिया। कैसे करना है वापस बता देता हूँ, वॉल्टर की इक्वेशन लिखो, PV/RT उससे एक तरफ कर दो और जो दूसरी तरफ आए उसको 1 से बना दो, उसको 1 इक्वेट कर दो, जो राइट हैंड साइड में आएगा वो क्या होगा, उससे वहां पे सिर्फ टेम्परेचर बचेगा, और उस टेम्परेचर के टर्म को यूज करोगे तो ये आ जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो बहुत आसान सा सवाल है, नहीं आती तो इसलिए 2 रेट कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद रखिए। 55 द वैल्यू ऑफ n इन द रिएक्शन Cr2O7 2 minus plus 14H+। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा जैसे बिटसेट में स्पीड से करना चाहिए। तो देखो 2 Cr है, 7 2 14, 2 गया 12, तो यहाँ पे क्या था, +6 में था, दोनों Cr +6 में थे, 2 Cr थे, मैं जो सोच रहा हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे +6 में थे, बाद में क्या हुआ, 2 Cr +3 में आते, 2 Cr +3 में आ गए, ठीक है, यानी कि हर Cr में 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिए। Fe हर Cr को 3 इलेक्ट्रॉन मिले, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मिले, वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हुआ होगा, एक Fe, एक ये 1 दे रहा है, तो n का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया,
6Fe+2 जब जाएंगे तब अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी, n = 6। समझ आ गया, इजी सा सवाल है वन, क्योंकि क्विकली इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखने बैठेंगे टाइम लगेगा। नेक्स्ट चलते, रिएक्शन ऑफ एनालिन विद बेंजोल्डिहाइड। बेंजोल्डिहाइड क्या होता है, 56 पे चलते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, बताया है उनको, घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ। C डबल बॉन्ड OH इसके साथ NH2, ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जब भी ऐसी रिएक्शन होती है डबल बॉन्ड O को हटा के डबल बॉन्ड N लगा दो, अगर NH2 है तो ये सबको आती है C डबल बॉन्ड N, और फिर यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कौन सी होगी, तो एक तरह से एडिशन हो गया दो प्रोडक्ट्स के, दो वो रिएक्टेंट से उनका एडिशन हो गया, तो क्या होगी, ये होगी एडिशन रिएक्शन। ये भी आसान सा सवाल है, ये तो बहुत मतलब स्टैंडर्ड होता है कि जब भी ऐसा होता है एन डबल बॉन्ड पूरा डबल बॉन्ड हट के डबल बॉन्ड लगाते तो वन। The dissociation constant of a base BOH is this, the concentration of hydroxyl ion is this, aqueous solution। एक सेकंड, क्या कुछ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बेस इज। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अपन जो यूज में लेंगे वो लेंगे रूट ऑफ KB इंटू सी प्लस KH। सबसे पहले KB इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे, KB कितना दे रखा है 0.001 इंटू J, तो हो गया 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 हो गया। और 10⁻⁻14 के बाद 10 KW, वाटर का KB यहाँ आएगा, इसमें KW नहीं आएगा, तो थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, सॉरी, इसमें KW नहीं आएगा, अरे मेरे को भी याद आया। तो बस रूट KB इंटू सी फॉर्मूला होता है, KB को सी से मल्टीप्लाई करो, रूट ले लो, इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा 1 × 10⁻⁻7 आएगा। आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में गलत नहीं करने, वो KW लेके ज्यादा दिमाग नहीं लगा, इसमें नहीं लेना, बिट सेट जैसे पेपर में ऐसी चीजें नहीं पूछते। तो इसका आंसर सी गलती से मार्क हो गया, इसका आंसर बी, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। और इस सवाल को मैं 2 रेट करूंगा, अगर कोई कैलकुलेशन से पड़ जाए तो अलग बात है, बाकी आसान सा सवाल है। फॉर्मूला होता है KB इंटू सी, फॉर्मूले के अलावा सॉल्व करना है 57 क्वेश्चन। तो एक बार कर देता हूँ, कोशिश करूंगा मैं कम से कम सॉल्यूशन बताने की, ज्यादा से ज्यादा माइंडसेट बताने की, पेपर को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन BOH, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन सी था, ये ऐसे डिसॉल्व हो गया, B प्लस OH माइनस, अपने पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज C माइनस एक्स है, इसको x बोल दो। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन C दे रखी है, ये x है, ये x है, एक्स स्क्वायर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी उसकी इसकी होगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन C = K हो गया। तो x कितना हो जाएगा, KC, K इंटू सी, और उसका अंडर रूट। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजी तरह से। तो पहले एक बार रिएक्शन लिख लो, और अगर जब इस तरह के होते, एक एनायन होता है एक कैटायन होता है, B प्लस OH माइनस, तो डायरेक्ट रूट ले लो, याद रहे। 58 पे चलते हैं। According to the collision theory of catalysis, the speed of reaction increases। collision theory इसकी NCERT में दे रखी, पूरी पढ़नी है तुम लोगों को। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। Adsorption produces heat which increases the speed of the reaction। तो एड्सॉर्प्शन की बात करें कि एड्सॉर्प्शन से क्या होता है, एड्सॉर्प्शन से क्या होता है, एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यहाँ पे गैसेस आ जाती है, और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये तो बात सही है कि डेल्टा H पॉजिटिव होगा, डेल्टा H अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बाकी भी रीड कर लेते हैं। एडसॉर्प्शन लोअर द एक्टिवेशन, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ कौन लोअर करता है, सिर्फ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो जो अपना रेट का इक्वेशन होता है K = A × e⁻⁻ EA/RT। इसमें क्या क्या तरीके होते हैं तेरे को, मतलब अपन लोगों को K को बढ़ाने के क्या क्या तरीके, एक EA को कम कर दो, एक टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, ये दो तरीके होते हैं। तो हीट से क्या होगा, हीट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अपने इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर अपने ये आ गया। आसान सा सवाल है, अगर कोलिजन थ्योरी पढ़ी भी है तो, नहीं पढ़ी तो काफी दिक्कत आ सकती है। बाकी अगला पढ़ लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट एक्टिव सेंटर एट द कैटलिस्ट बिकम हाई ड्यू टू एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन से कभी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा, हाँ सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिकम लार्ज।
नहीं, मॉलिक्यूल सिर्फ ड्यूरिंग द, हाँ लार्ज होती है, लेकिन ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, दोनों में से देखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59, select the incorrect statement from the following. Hemoglobin is soluble in water, alpha keratin is soluble in water. बहुत ज्यादा इन्फो वाला क्वेश्चन है, जिसको पता है उसको आंसर आएगा, जिसको नहीं पता उसको नहीं। सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज और क्लोरोफिल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या पूछा, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा, देख लेते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हीमोग्लोबिन पानी में सॉल्युबल होता है, अपने को पता है। अल्फा कैरेटिन का मेरे को पता नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैं बचे हुए दो स्टेटमेंट देखूंगा, नहीं आएंगे तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, सिंपल सी बात है। पेपर की अगर मैं बात करूँ, सेल्यूलोज इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो अपने पास आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो नहीं आते हुए भी अपन किसी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, कैसे, सिर्फ ऑप्शंस बचे हुए ऑप्शंस को देख। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बी का क्या एक्सप्लेनेशन है नहीं पता, पर आंसर कैसे निकाला वो बात ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने को नंबर चाहिए, ज्ञान अपने को कॉलेज में आके बहुत मिल जाएगा। 59 में आंसर क्या है, 59 का आंसर 1। 59 आसान सा सवाल तो नहीं है, जिसको इन्फो पता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं पता उसके लिए नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को कोई मार्क ही नहीं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से देख लेना कि तुमको कैसा लगा। ये पढ़ा हुआ होगा तो आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अपन चल रहे हैं 60 की तरफ। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑफ रिएक्शंस are respectively temperature that will the free energy change for the reaction will be 0। बहुत आसान सवाल, फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। 60 कलर चेंज कर लेता हूँ। 60 को ऐसे सॉल्व करेंगे कि अपन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो अपने को क्या करना है, डेल्टा एच को डेल्टा एस से डिवाइड करना है, सिंस डेल्टा जी 0 दे रखा है, तो बस ये टेम्परेचर आ गया। तो डेल्टा एच को डेल्टा एस से डिवाइड कर दो। डेल्टा एच क्या दे रखा है, क्या क्या कहा ये रहा, तो 30.56 किलो जूल का मतलब है 30,560 अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, इसको डिवाइड करें 66 से, इसको डिवाइड करें 66 से। कैलकुलेशन करके आंसर बताना, ये कैलकुलेशन करना और आंसर बताना, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। कैलकुलेशन क्विक कैसे करोगे, इसको 11 से 6 से डिविजिबल मान लो और कम मैच करके बता दो क्विक कैलकुलेशन। तो यहाँ 11, 6 से करा 5, 56 का मतलब है कि 9, 54 पे 9 आता है, तो 9 बचा 2 उतारा 0, तो यहाँ जाएगा 593 डिवाइडेड बाय 11। अब 11 के मल्टीपल्स हो तो 550, तो 10 पे तो 550 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 33, उसके बाद 33 आएगा और 594 पे डिविजिबल होगा। 594 का मतलब है कि 14, इसमें 550 में 14 ऐड करोगे तो आ जाएगा ना, 14 क्या 44 ऐड करोगे, तो इसका मतलब 10, यहाँ से क्या आएगा 50, इसको मल्टीप्लाई करो तो 50 आ जाएगा, और 44 का मतलब है 4, तो 54 अप्रॉक्स 54 के अराउंड आएगा इसका आंसर। 54 है क्या ऑप्शन में, 54 क्या नहीं है, एक सेकेंड, ऐसा कैसे हो सकता है, रीड करना पड़ेगा। अच्छा 54 डिग्री में होगा, 54 केल्विन में होगा, डिग्री में होगा, एक सेकेंड। अच्छा ये जो डेल्टा एस दे रखा है पर मोल भी है, तो यहाँ पे अपन कितने मोल रिएक्शन करा रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा ये भी पर मोल है, ये भी पर मोल है। क्या गलती कर दी मैंने, कैलकुलेशन में कोई एरर है शायद, कैलकुलेशन में कोई एरर है। अच्छा 5930 होगा, सॉरी, तो यहाँ 5930 होगा, और जब वो इससे डिवाइड होगा तो अपने पास क्या है, इसको मैं 5930 है, वो 5930 है, तो मैं इसको 540 बोल सकता हूँ, मैंने यही गलती कर दी, 540 बोल सकता हूँ। 540 से थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। एक सेकंड, इसका आंसर मैं चैट में बता दूंगा, शायद मेरे से कोई गलती हो रही है या कुछ हो रहा है, इसका आंसर मैं चैट में बता दूंगा। आंसर की तो तुम्हारे पास आ जाएगी, तो वहां से देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी मैं एक सर्कल मार देता हूँ, मैं पक्का से इसको अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा। मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर मेरे पास भी आंसर के सॉल्यूशन है, तो आंसर की तो तुम्हारे पास ही होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ।
In sulfur detection of an organic compound, sodium nitroprusside solution is added to sodium extract. The formation of white color is violet color. 61 जो क्वेश्चन है, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, पहले जो 60 क्वेश्चन है उसको कैलकुलेटर में तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ। और मैंने शायद टैब प्रेजेंट कर रखा है तो तुमको कैलकुलेटर दिखे नहीं, लेकिन 3 अपने को करना क्या था, 30560 को 66 से डिवाइड करना। तो मैं इसको तुम्हारे सामने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, मेरा फोन ले लेता हूँ, इसके मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर बता ही देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। कैलकुलेटर कहाँ मेरे फोन में, क्लियर 30560 डिवाइडेड बाय 63, 463.3, तो इसका आंसर 463 हो गया भाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन किया था तो आंसर गलत हो जाता, तो 463 इसका आंसर हो गया केल्विन्स में। इस क्वेश्चन को रेट कर देते हैं अपन, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है इसलिए 2 रेट करूंगा, बाकी आसान सा सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन ने पढ़ लिया था क्वेश्चन, इन द सल्फर डिटेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है FeCN5N, ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और ये -2 होता है, ये -2 होता है, यहाँ Na2 लगा दो, ये हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपने को करानी है किसी सोडियम एक्सट्रैक्ट से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम एक्सट्रैक्ट डालेंगे। लेसाग्ले टेस्ट की बात करें आप, कौन सा टेस्ट की? लेसाग्ले टेस्ट की। क्या करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट डालेंगे, वो Na2S बना लेंगे, और Na2S जो बनेगा, Na2S जो बनेगा वो इससे रिएक्शन करके क्या दे देगा, ये दे देगा, और ये वायलेट कलर का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ गया, इसका आंसर ये आ गया। कैसे आया? लेसाग्ले टेस्ट की बात करें, सारे टेस्ट याद होने चाहिए। लेसाग्ले टेस्ट में क्या करते हैं, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को Na2S मतलब सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट से, तो उससे क्या बन जाता है, Na2S टाइप कुछ बन जाता है। वो इससे रिएक्शन करेगा तो इसमें एक सल्फर आके ऐड हो जाएगा, एक Na ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। और ये थोड़ा सा टफ सवाल हो सकता है, अगर इन्फॉर्मेशन याद तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ सवाल हो सकता है, इसलिए 2 रेट करो। Which of the following nitrates leave metallic globule on strong heating? तो ये हीटिंग इफेक्ट याद होना चाहिए कि किसके नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनता है, किसके सल्फेट को हीट करने पे क्या बनता है, किसके सल्फाइड को हीट करने पे क्या बनता है। मेरे पास इसकी एक लिस्ट पड़ी थी पहले, अभी मेरे पास अगर होगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो भी नहीं है टेलीग्राम ग्रुप पे। और इसकी जो वो होगी एक हीटिंग की मेरे पास लिस्ट पड़ी, शायद मेरे पास अभी तक होनी चाहिए, अगर होगी तो मैं डाल दूंगा। तो PbNO3 वोल्टाइज, अच्छा इसको हीट करते तो मेरे को भी याद है Pb2O बन जाता है, और PbO बन जाता है, और साथ में NO2O2 निकलता है, साथ में NO2 प्लस O2 निकलता है। ये कह रहा है सिर्फ मेटल बनना चाहिए, जहां से NaNO3 को हीट करते हो सबको आता है NaNO2 बनता है, NaNO2 बनता है, और साथ में O2 निकल जाता है। AgNO3 को हीट करते तो Ag बनता है सिर्फ, प्लस NO2 प्लस O2, प्लस NO2 प्लस O2। इसकी एक लिस्ट है, वो याद करनी है तुम सबको। अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुमको नहीं पता, तो मैं भेज दूंगा, मेरी कुछ कहीं तो था। और इसको हीट करते तो CuO प्लस NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2 बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर C हो गया, इसका आंसर हो गया C। और ये कैसा सवाल है? ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल लग सकता है किसी को, वैसे आसान सा सवाल है, किसी को हीटिंग आता है, तो इसलिए 2 कर देता हूँ, सबको नहीं याद होती है चीजें। एवरेज बच्चे की बात करूँ, which of the following is true covalent oxide of iodine? ट्रू कोवेलेंट ऑक्साइड पूछा है, एक काफी अजीब सा सवाल है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ऐसे करते हैं कि I2O4 तो कुछ होता है, I2O7 और I2O9 तो कुछ होता है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, ये इस तरह के कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा कुछ सुना ही नहीं मैंने। I2O5 अपने ने सुना भी और अपने को पता भी है कि कैसा होता है, ये होता है कोवेलेंट नेचर का। I2O4 होता है IO प्लस और IO3 माइनस, IO3 माइनस, ये अपने को पता होना चाहिए। ये हेलोजेंस के ऑक्सीजन कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर तुमको मिल जाएगी सारी चीजें। I2O5 जो होता है, ये क्या होता है? ये जरूर कोवेलेंट होता है, तो अपना आंसर I2O5 हो गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, होता है जो चीज है वो होती है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं तुमको। टिपिकल सा सवाल है, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, कोई इनको देख के कंफ्यूज है, इसलिए मैं इसको 3 मार्क कर रहा हूँ। मैं बिट सेट के टाइम के अकॉर्डिंग और बिट सेट में और डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग रेट कर रहा हूँ। If a photon, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते, if a photon of wavelength 150 picometer strikes an atom and one of its inner bound electrons is ejected with a velocity of 1.5 into 10 to the power 7
meter per second, then what is the energy with which it is bound to nucleus? A photon of wavelength 150 picometer strikes an atom and one of its inner bound electron is ejected with a velocity of this. ठीक है, तो सबसे पहले अपने को उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी, उसके अलावा इस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो अपने को पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ऐसे करते हैं कि 150 पिकोमीटर मतलब 64 में नीचे कर देता हूँ अच्छे से, 64 150 पिकोमीटर का मतलब है कि 0.15 नैनोमीटर। नैनोमीटर में इसको क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि अपने को एक बात पता है कि नैनोमीटर में अपने पास टोटल एनर्जी आ जाती है। टोटल एनर्जी कैसे? hc बाय लैम्डा। ये अपने पास क्या होता है? एनर्जी जब अपने को वेवलेंथ दे रखी होती है। तो किस अपन कैसे क्या करेंगे? बेसिकली टोटल एनर्जी इक्वल टू एक एनर्जी जो बाउंड एनर्जी थी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वो आके भिड़ा, उसने एक बाउंड तो हटा दिया और साथ में एक काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो ये यहाँ से अपने को टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और टोटल एनर्जी क्या है? 150 पिकोमीटर से जो एनर्जी आई, तो बाउंड एनर्जी अपन यहाँ से निकालेंगे, टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर लेंगे। तो कर लेते हैं इसको। टोटल एनर्जी hc बाय लैम्डा 1240, hc क्या होता है? 1240 बाय 0.15। तुमको कुछ और आता हो तो देख लेना, मेरे को तो यही आता है 0.15, 2 जीरो लगा देंगे। 124,000 बाय 15, ये टोटल एनर्जी माइनस कर देंगे इससे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो हाफ इंटू 9.1 इंटू 10, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैं इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा। 10⁻31 ये इसका मास हो गया, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा v² से, तो 1.5 का इंटू 10⁻7 का स्क्वायर, तो 10⁻14 और 1.5 का स्क्वायर आ गया। तो 31, इसको सॉल्व कर लेते 19 और यहाँ से 33 आ गया, 10⁻2 आ गया। तो यहाँ से तो 10 स्क्वायर आ गया, यहाँ से 10 स्क्वायर आ गया। और वो 9.1 से 100 आ गया, 1.5 का स्क्वायर। यहाँ ये अभी 9, अब क्या कैलकुलेशन बची यहाँ कर देता हूँ। 64 की बची कैलकुलेशन, तो हाफ इंटू 9.91 अपॉन 16 इंटू 15 इंटू 15, लगभग ये कैलकुलेशन बची। कर दो इसको सॉल्व। कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगा, इसको सॉल्व करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इसमें सब्ट्रैक्ट करना, इसको 15 ले लो, सो 16 ले लो और ऊपर पर मल्टीप्लाई कर दूं, ये नीचे 32 आ गया। 15 91 से मल्टीप्लाई करना, इसमें सब्ट्रैक्ट करना, आंसर आ जाएगा। इतना सा आंसर है, कर लेना खुद से। कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, पर कैलकुलेशंस की थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैं इसको रेट कर देता हूँ। तो आंसर मेरे को पता नहीं, आंसर मैं या तो आंसर की से देख के तुम खुद ही देख लेना क्या आंसर है 64 का। इसको मैं रेट कर देता हूँ। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी हो सकता है, थोड़ा सोचना भी आ रहा है, फिर देख सकते। What will happen to volume of a bubble of air found under water in a lake where the temperature is 15 degrees Celsius and pressure is 1.5 atm if the bubble rises to surface where the temperature is 25 degrees Celsius and pressure is 180? इस क्वेश्चन में अपने को अज्यूम करना पड़ेगा कि आइडियल गैस है, बाकी अपने पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो एक तो अपने को पता है कि जब भी बबल राइज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। ये तो मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन है, नीचे इतना सा बबल होता है, ऊपर आता आता इतना बड़ा हो जाता है, फिर फट जाता है। व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, तो यहाँ लगाएंगे PV बाय P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2 बाय T2। और अपने को क्या निकालना है? इंक्रीज है यानी कि V2 बाय V1 निकालना है, तो कर लो P1 इंटू T2 अपॉन T1 इंटू P2 इक्वल टू अपना आंसर V2 बाय V1। अब कर लो इसको। P1 क्या दे रखा है? P1 दे रखा है 1.5 इंटू, यही सॉल्व कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को नीचे जाने की क्या जरूरत है, इंटू T2 288 अपॉन 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 298 इंटू, देख लो यार अब इसको कैसे करोगे, 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 298 288। कैलकुलेटर में कर लेता हूँ मैं तो इसको, तुम्हारे हिसाब से देखना। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्विक अभी इसको करने का कोई तरीका नीचे 10 कर लो और क्या 15 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर इसका देखो इंक्रीज तो होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये तो आएगा नहीं,
ठीक है, अगर मैं रफली इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2.5 तक जाएगा नहीं, इतना बड़ा आंसर आएगा नहीं, यानी कि 1.6 और 1.1 में से एक आएगा, ये तो पक्की बात है। कैसे गैस किया मैंने, क्योंकि इतना बड़ा तो मल्टीप्लीकेशन है नहीं, 288 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 298 का डबल नहीं होगा, तो यहाँ तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मैं एक बात करूँ तो यहाँ इसको अगर 1.5 से लिखूँ तो 288 298 से छोटा है। अगर 298 होता है, अगर ये 298 होता, कैलकुलेटर में भी नहीं कर रहा, 298 अगर ये होता तो इन दोनों को काट के आंसर 1.5 होता, पर ये 298 से भी छोटा है। जब ये 298 से भी छोटा है, एक सेकंड, T2 ऊपर है ना, तो फिर यहाँ पे 298 है, अरे फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगी, फिर तो मैं करना ही, नीचे 288 है ऊपर 298 है, अरे 298 है, देखो ये 298 है, अगर ये 288 होता तो कट जाते और आंसर 1.5 आता। अभी जो आंसर आएगा वो 1.5 से बड़ा आएगा, और 2.5 नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 288 का डबल तो ये कभी नहीं पहुंचेगा, 298 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, इसलिए इसका आंसर पी होगा। इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिसको ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई हो वो बता देना, मैं कमेंट्स में अच्छे से कैलकुलेशन को समझा दूंगा, अगर समझ नहीं आई हो तो 5 से ज्यादा अगर इस चीज पे कमेंट मिलेंगे तो समझा दूंगा। बी, इसका आंसर क्या है, बी। और ये कैलकुलेशन जिसको नहीं आती उसके लिए थोड़ा टफ है, तो थोड़ा सा टू कर देते, गलती हो सकती कैलकुलेशन में। चलते क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 1 mole of an ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from temperature of 27x to 27 degree Celsius. The work done is 3 kilojoule. The final temperature of gas is, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले माइंड मैप बनाते तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दे रखा है, अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली, एडियाबेटिकली Q0 हो गया, वर्क दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी को वर्क से इक्वेट कर देते हैं, W इक्वल टू डेल्टा यू। कौन सा क्वेश्चन है, 66 है ना, 66 है, तो बस W डेल्टा यू इक्वल टू W, एक मोल दे रखा है तो CV डेल्टा T इक्वल टू W दे रखा है -3000 जूल, और CV कितना दे रखा है, अभी तो जाएगा क्वेश्चन, तो 1 मिनट का है। CV कितना दे रखा है, CV दे रखा है 20, CV दे रखा है 20, बस ये 20 हो गया। डेल्टा टी कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, T2 माइनस T1, और T1 कितना दे रखा है, T1 दे रखा है मेरे को 300 केल्विन, और इसको -3000 से कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली मतलब डिक्रीज, तो ये -300 बाय 2 -150 आ गया, और बस इसको 300 में इधर दे दो तो 150 आ गया, तो T2 कितना आ गया, 150 केल्विन आ गया, हाँ 150 केल्विन आ गया, 150 केल्विन ही आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी। आसान सा सवाल है, 1 रेट कर देते हैं, 1 है ये 1, ठीक है। मेरी लैपटॉप की बैटरी गई और मैं बाहर किसी और के घर का, तो थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा आने में, थोड़ा सा और कर देता हूँ पेपर को, फिर आगे बाकी दूसरी जगह बैठ के मतलब घर जाके वापस करना पड़ेगा। What would be the amount of heat released when an aqueous solution containing 0.5 moles of HNO3 is mixed with 0.3 moles of OH minus? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है ना, तो सबसे पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं 67 की, 67 जो रिएक्शंस की अपने को नीड है वो रिएक्शन लिख लेते हैं। एक तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है, वो क्या दे रखा है, कोई सॉल्यूशन कंटेन HNO3 0.5 मोल HNO3 गोइंग इनटू, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, 0.3 मोल ऑफ, मतलब 0.3 मोल किसके, OH माइनस के, OH माइनस के, और इससे क्या बन गया, इससे बनेगा एक H2O बनेगा, और एक H प्लस इससे जाएगा तो प्लस नाइट्रेट आयन जो भी बनेगा। तो 1 मोल H2O बनने के लिए कितनी एनर्जी निकलती है, 1 मोल H2O बनने के लिए निकलती है 57.1 किलो जूल, ठीक है। यहाँ पे 0.3 मोल है तो इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा सवाल है, 57.1 इंटू 0.3 कर देंगे, कर दो सॉल्व क्या, 3 1 3 7 3 21 का 1 कैरी 2 5 3 15 15.1, कहीं ऑप्शन नहीं है, मैं कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, कुछ तो गड़बड़ करी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना।
कैलकुलेशन ही वापस चेक करते हैं। तो 57.1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 571 इंटू 3, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21 का 1, कैरी टू 5 3 जा 52, 17.71 यार इसका आंसर 17.1 किलो जूल आ गया। कैलकुलेशन ही गलती कर दी मैंने। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी 67। और आसान सा सवाल है, 1 ही रेट करूंगा, कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, एक मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज द time in second required for depositing all the silver present in 125 ml of 1 molar AgNO3 solution by passing a current of 241.25 ampere? क्वेश्चन को करते हैं। तो अपने को एक बात पता है कि Ag प्लस से Ag में जाएगा और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। Ag प्लस से Ag में जाएगा। एक मोल को करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1 फेरेड। 1 फेरेड का मतलब है कि इतने कूलम। तो एक कन्वर्जन के लिए कितने चाहिए? इतना कूलम अपने को चाहिए, 96500 कूलम चाहिए। इसके लिए एक करने के लिए, एक मोल को कन्वर्ट करने के लिए। और अपने को यहाँ कितने मोल को करना है? 125 ml। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 0.125 मोल, 0.125 मोल को कन्वर्ट करें। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, वापस बता रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद से करना। 68 कैलकुलेशन पढ़ी है, करनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन आसान है। 0.125 इंटू 96500, इट इज द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड। टोटल चार्ज को करंट से डिवाइड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है। तो इसको टोटल करंट से डिवाइड करेंगे, टोटल करंट भी देखा। थोड़ी सी इन्होंने कैलकुलेशन खुद नहीं आसान बना दी होगी वैसे तो। 241.25 से कुछ तो आसान करा ही होगा। 241.25 ये मेरे को देख के आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि 1 2 3 1 2 3 125, यहाँ भी 125 आ रहा है, इसलिए मेरे को आसान लग रहा है। तुम्हारे सामने कैलकुलेशन कर देता हूँ। चलो 25 से काटते हैं, 25 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 5, 25 से काटा 241 आएगा 8 पे, 200 बचा 41, उतारा 2, तो जाएगा ये 9 पे, 9 पे कटेगा। 225 में कितना बचेगा? 16, उतारेंगे 2, जाएगा 6 पे, बचेगा 12, उतारेंगे 5, 125 कितने हो जाएगा? 25 के साथ 5 पे 965। अरे 965 कट गया सीधा सीधा। तो मेरी बैटरी बिल्कुल गई लैपटॉप की। अगला बाकी का बचा हुआ वीडियो बाहर मतलब घर जाके बनाऊंगा। ये आ गया 50, तो 50 सेकंड लगेगा। 50 सेकंड, ये आंसर आ गया। 50 सेकंड लगेंगे। यहाँ पे बी, और ये हो गया 1। इतना थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन देखे कोई डर जाए तो अलग बात है, बाकी आसान से कैलकुलेशन है यार, इसलिए 1 रेट करूंगा। ऐसे क्वेश्चन से डरोगे तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। When rain is accompanied by a thunderstorm, the collected rainwater will have a pH value. थंडरस्टॉर्म में क्या होता है? अपने को यहाँ क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 69 में? थंडरस्टॉर्म में क्या होता है पता है किसी को? एक रिएक्शन है जो सिर्फ थंडरस्टॉर्म के टाइम पे होती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में शायद पढ़ी हो। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर NO बनता है, N2O2 मिलके 2NO बनाता है। ये रिएक्शन थंडरस्टॉर्म के टाइम पे होती है। इसकी वजह से क्या होता है? सारे नाइट्रोजन के एसिड बन जाते हैं, तो HNO2 HNO3 बन जाता है। मैं इस तरह सब रिएक्शन याद मेरे को भी रहती। मैं क्या करता हूँ, मेरे को बस ये पता है थंडरस्टॉर्म के टाइम NO बनता है। NO बनने से क्या होगा? नाइट्रोजन के एसिड बन जाएंगे सारे, क्योंकि इतनी एनर्जी है, इतनी सारी गैसेस है वहां पे, सब मिल मिला के कुछ ना कुछ बना लेंगे तो ये बन जाएगी। इसकी वजह से तो पीएच होगा। वैसे ही रेन वाटर का हल्का सा एसिडिक होता है, रेन वाटर हल्का सा एसिडिक होता है, इसकी वजह से और कम हो जाएगा, स्लाइटली लोअर देन रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर सी हो गया। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लो कहां से कहां पूछा, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन का लेवल, अगर मैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री टाइप के चैप्टर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो लेवल होगा, अगर ये डायरेक्ट इन्फो नहीं दे रखी है, नहीं मतलब ये इन्फो किसी को नहीं पता, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जेई एडवांस के टॉप लेवल का, जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, वहां भी लोग गलत करके आ सकते हैं इस क्वेश्चन। तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं लिख देता हूँ, 3 रेट कर रहा हूँ। आसान सवाल फिर भी 3 रेट कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन। On reaction with ammonium hydroxide, calomel Hg2Cl2। अच्छा, अपने को चीज पता है कि Hg2+ जो है उसमें Hg+ होता है। क्या होता है उसमें? Hg+ होता है। जब भी Hg+ कहीं दिख जाए ना, Hg+, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इसको Hg+ Hg2+ बनाना।
ये चीज हमेशा याद रखना, Hg प्लस डिसप्रोपोर्शनेट करना था Hg और Hg2 प्लस में, ये लिक्विड होता है और ये आगे इसकी रिएक्शन करा दो बची हुई चीज से, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिक्विड अमोनिया बोलते हैं, क्योंकि पानी में अमोनिया डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो NH4OH इज बेसिकली NH3 इन वाटर, एक्वस NH3 NH4OH बोल देते हैं। तो अब करा दो रिएक्शन, एक तो Hg बनेगा, एक Hg2 प्लस बनेगा और Cl है, तो ठीक है Hg2 प्लस है तो Hg तो बनेगा, Hg के अलावा ये बन जाएगा, Hg2 प्लस है तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, Hg2 प्लस NH2 माइनस और Cl, तो HgNH2Cl ये बनेगा, सॉरी कहा गया मेरा इरेजर, ये नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, वैलेंसी बैलेंस कर रहा हूँ, रिएक्शन मेरे को नहीं याद अच्छे से, तो क्या करूंगा मैं, Hg+2 है, Hg+2 है, साथ में मेरे पास NH2 माइनस आ गया, कहाँ से आ गया, यहाँ से NH2 माइनस आ गया और यहाँ से Cl माइनस आ गया, तो मेरे पास ये बन गया। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया, इसका आंसर डी हो गया। आंसर की चेक करनी बाद में कर लूंगा, अगर गलत होगा तो बता दूंगा वापस इसी पेपर के पास, अभी जब जाऊंगा तो कर लूंगा इसका आंसर। और क्या है, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, 2 रेट कर रहा हूँ। H2 तो क्वेश्चन नंबर 71 पे आए हैं। अगर पिछले क्वेश्चन में कुछ मिस हो गया होगा, तो एक दो क्वेश्चन मिस हो गया, तो मैं कह रहा था तो बैटरी नहीं थी लैपटॉप में, तो एकदम से स्विच ऑफ हो गया, तो कुछ अगर डैमेज हो गया हो तो मेरे को पता नहीं, मैं वो रिकॉर्डिंग देख के लास्ट में अटैच कर दूंगा उसका वाला पार्ट, अगर कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो। अभी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी। 71 क्वेश्चन को कर रहे हैं, SF4 का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, X+Y X+H2 gives Z, X+H2 where Z is। सवाल देखने में समझ नहीं आ रहा है, SF4 का हाइड्रोलिसिस करते तो अपने को पता है SO2 प्लस H2O बनता है, शायद SO2 प्लस H2O बनता है, और फिर X प्लस H2S करेंगे तो Z बनेगा। अब X क्या है यहाँ पे, SO2, अगर SO2 है तो यहाँ पे अगर Z पूछा है तो फिर Z क्या होगा, सल्फर डायरेक्ट बन जाता है और साथ में H2O निकल जाता है, तो ये कोलोइडल सल्फर होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन मेरे को पता नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अनक्लियर है। इसको बोनस करवा देंगे अपन, अपने मार्क्स ऐड कर लेना। क्वेश्चन अगर सही कर पाऊंगा तो मैं कर दूंगा, कहीं से इसका अगर आंसर मेरे को मिलेगा और मैं उससे कुछ देख के कुछ कर पाऊंगा तो मैं इसका आंसर कर दूंगा, बाकी इसको खुद के लिए बोनस कर देना। चलते क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ है, हैलाइड हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका आयनिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, और आयनिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसके अंदर एनाइन की जो साइज होगी, क्योंकि कैटायन से एनाइन इसमें सबसे छोटा होगा, उसमें सबसे कम पोलराइजेशन होगा, सबसे कम पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो कोवेलेंट नेचर डिक्रीज होगा, कोवेलेंट नेचर डिक्रीज होगा मतलब आयनिक नेचर इंक्रीज होगा। आयनिक नेचर सबसे ज्यादा किसका, देखो NaI सबसे कम सबसे ज्यादा कोवेलेंट है, Na सबसे ज्यादा आयनिक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया NaF। पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, फर्जन सूल, एवरी आयनिक कंपाउंड हैज ए कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ पे वो काम में आ रहा है, आसान सा सवाल है, 1 रेट कर रहा हूँ। चलते क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन व्हिच ऑफ द इंटरमीडिएट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कांसेप्ट देख लेते 73 सोच रहा हूँ एक CH3 CH2OH, इसको रिएक्शन कराएंगे H+ से रिएक्शन कराते हैं और फिर हीट करते हैं, H2SO4 के साथ हीट करते हैं, ऐसा बोल दो, CH3 CH2 और फिर यहाँ पे OH के ऊपर H+ का अटैक इस पे होता है, तो ये OH2+ बन जाता है और ये फिर बॉन्ड इस पे शिफ्ट होता है, H2 रिमूव हो जाता है, इस पे प्लस हो जाता है, CH3 CH2+, ये इसका मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म याद रखना, CH3 CH2+ कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी, इसके आगे रीअरेंजमेंट हो सकता है, कार्बोकैटायन का सब कुछ होगा, तो यहाँ तक कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बन आयन फ्री रेडिकल कार्बोनियम आयन, मेरा आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कार्बोनियम। और अगर इस क्वेश्चन को मैं रेट करूं तो ये क्वेश्चन होगा 1 लेवल का, बहुत ही आसान सवाल, कार्बोनियम आयन कार्बोकैटायन ही होता है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर, अच्छा प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, CON2, तो CON2 प्रोड्यूसर गैस होती है, ये बात तो इन्फो है, COH2 वाटर गैस होती है। तो 74, ये भी बहुत आसान सवाल। देखो अब ऐसे क्विक जो सवाल आते हैं, ये सवाल इन 3 सवाल को अगर तुम मिला के
15 सेकंड में कर दोगे तो बिट सेट बहुत इजीली हो जाएगा। 15 सेकंड के सवाल है, 5 सेकंड में इस पे टिक करना है, 5 सेकंड में इस पे टिक करना है, 5 सेकंड में इसको टिक करना है, खत्म। तो ये भी बहुत आसान सवाल, बस सोचना भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज जीरो वैलेंट मेटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं जिसके अंदर कोई भी वैलेंसी नहीं है, इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा आयन नहीं होना चाहिए। तो इसमें SO4 2 माइनस है, इसको देखो, इस सवाल को करूंगा मैं कैसे पेपर में, SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस अगर इसको देखो तो इसका मतलब इसकी +2, इसकी वैलेंसी +2 होगी। इसमें Cl2 है, Cl कभी भी सीधा तो रहेगा नहीं, Cl के साथ माइनस रहेगा, तो वो प्लेटिनम को प्लस कर रहा होगा, तो ये भी जीरो वैलेंसी है। NiCO4, CO का वैलेंसी क्या होता है, CO4, ये शायद जीरो वैलेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर इसको, अच्छा ये भी आसान सवाल बन रही। अब इसको भी 5 सेकंड में करें तो 20 सेकंड में 4 सवाल, चारों साइड 12 नंबर 20 सेकंड। If 50% of a radioactive substance dissociates in 15 minutes, then time taken by substance to dissociate 99% will be। अच्छा 50% 15 मिनट में डिसोसिएट हो रहा है, तो हाफ लाइफ दे दी 15 मिनट, ठीक है। तो ln2/k अपने को पता है, 50% यानी ln2/k, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से जाएगा। 76 पे चलते हैं, 76 ln2 बाय लैम्डा, जहाँ के को लैम्डा बोल देते हैं, और वो कितना देर का है, 15 मिनट, 15 मिनट। अच्छा ln2 कितना होता है, 0.69, 0.69, तुम्हारे से हरामी बच्चे के लिए याद रखेंगे, सही रहता है 0.69, 0.693, और लैम्डा तो 0.693 बाय 15, ये क्या आ गया, लैम्डा आ गया, क्या आ गया। और एक बार लैम्डा आ गया ना तो फिर सवाल हो गया कैसे हुआ। इसके आगे तो सीधी इक्वेशन लिखी इस फर्स्ट ऑर्डर की, A2 मतलब A0, A इक्वल टू किसी भी टाइम पे t पे कॉन्सेंट्रेशन A इंटू e की पावर माइनस KT, यही होती है इक्वेशन। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ A at any time t अपॉन A, AT by A0 इक्वल टू KT माइनस साइन के साथ। अब AT कितना दे रखा है, A0 का, AT इज रिमेनिंग, तो जो रिएक्ट हो गया वो पूछा है ना कितना, डिसोसिएट 99%, यानी कि 1% बचा है, तो 0.01 A0 बचा है। AT कितना है, 0.01 A0 है, तो यहाँ पे ln ऑफ क्या पूछा है, 0.01 पूछा है, इक्वल टू माइनस KT, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.01, रिवर्स करेंगे तो ln ऑफ 100, ये नीचे 100 है ना, नीचे 100, तो ln ऑफ 100 इक्वल टू KT, तो T कितना आ गया, दिस बाय K। अच्छा दिस बाय K कितना, K कितना, ln2 बाय 15, ये हो गया ln2/15, ln2/15, तो 15 ऊपर जाएगा, ln2 नीचे आएगा, तो ln ऑफ 100 अपॉन ln ऑफ 2, और यहाँ क्या आ गया, 15 आ गया, इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ln 100 को मैं लिख देता हूँ 2.303 इंटू लॉग 100 विच इज 2 अपॉन ln2, 0.693, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30 दूनी 50, इसका आंसर लगभग 100 के करीब आएगा। ये 100 के करीब कुछ आएगा, 100 के करीब कोई आंसर है क्या, 100 मिनट 100 और 99 दोनों है, रुक जाओ फिर बहुत क्लियरली सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 15 दूनी 5 टू 30, 30 इंटू 2.303, इसको मैं कैलकुलेटर में करके तुमको 1 मिनट में आंसर बता दूँ, इसके अंदर कोई क्विक कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेटर 2.303 इंटू 2 इंटू 15, so this divided by 0.69, हाँ इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 99.6, तो लगभग 99.6 का मतलब है कि इसका आंसर 100 होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर 100 होना चाहिए, तो आंसर क्या आ गया, 100 मिनट, आंसर क्या हो गया 100, 99.69 आया था मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से, तो इसका आंसर 100 होना चाहिए। और 99, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 99 100, किस्मत की बात है, किसी कोई 99 करेगा, कोई 100 करेगा,
99 वाले का सही हो जाएगा, 100 वाले का गलत हो जाएगा, 100 वाले का सही हो जाएगा, 99 वाले का गलत हो जाएगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बिट्स वाले भी इसमें कुछ ध्यान नहीं देते। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा रोना मत, 3-4 नंबर जाते हैं लेकिन रिस्क लेनी पड़ती है। 76 1 रेट करूंगा इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, तो चलो इसको मैं 2 रेट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन टफ थी। 77 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट अपने 3 क्वेश्चन बचे, 77 74 क्वेश्चन बचे। ब्यूना एन ए सिंथेटिक रबर इज ए कोपोलीमर ऑफ, तो देखो मैं इसको याद कैसे रखता हूँ, ब्यूना एन और ब्यूना एस में कंफ्यूजन कैसे दूर करता हूँ। दोनों के अंदर ब्यूटाडाइइन तो होगा ही होगा, ब्यूटाडाइइन दोनों में होगा। अब ब्यूना एन है तो एन का मतलब है एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल से एन आया, और एस में क्या होगा, स्टाइरिडीन। तो ब्यूना एन जो होगा वो किससे होगा, ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल CN होगा। कहाँ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया और एक्रिलोनाइट्राइल हो गया, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। इसका आंसर होगा डी। मैं चेक नहीं किया, शायद मतलब मोस्ट प्रोबेबली डी होगा, और ये भी आसान सा सवाल है, इसको 1 रेट कर देता हूँ। चलते क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। डायरेक्शंस, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ओमिटिंग चार्जेस MCl गिव्स MCl, के इक्विलिब्रियम R, MCl plus CL, MCl2 के इक्विलिब्रियम β2 β3 और ये K M प्लस, अच्छा अब log K को लिखना है, Ka2 इनको रिलेशनशिप में लाना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दो, ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो सबसे पहले, MCl3 बनाना ना, अरे तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, R M से M कट जाए, M प्लस CL 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 3 CL ऐड हो गए, 1 2 3 को ऐड करो, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 के एक्सीलेंट्स को ऐड कर दे दो, क्लियर दिख जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड कर दो, MCl से MCl कट जाएगा, MCl से MCl कट जाएगा, ऐड करोगे, MCl2 से MCl2 कट जाएगा, M प्लस CL3 फिर MCl3। जब भी रिएक्शंस ऐड होती है तो उनके रेट कांस्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो R इंटू बीटा2 इंटू β3। अब कर लो, अब क्या पूछा है, लॉग के β1 प्लस लॉग β2 प्लस लॉग β3, तो B हो गया। इसका आंसर क्या गया, इसका आंसर आ गया ए तो आ ही गया, ये भी R है, ये भी R है, तो ये भी आ गया, मल्टीप्लाई हो गए तो, और रो B1 रो B2 रो B0, अभी बीटा नॉट क्या है पता नहीं, तो बेसिकली इसका आंसर अपने पास ऑल ऑफ दीज आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। अब ये पता नहीं है इनके नोटेशंस क्या है, यहाँ B0 लिख रहे हैं या β1 β2 लिख रहे हैं, इनका समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका आंसर देखो मैंने ये कर दिया, इसके आगे क्या आंसर है मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये नोटेशंस मेरे को समझ नहीं आ रहे। मैं पेपर में होता तो मैं ऑल ऑफ द अबव करके आता, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर देख के, और ये बहुत आसान सवाल है, इसमें 1 रेट को। 79 in which of the following crystals of ionic compound would you expect maximum distance between the center of cation and anion? मतलब इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है, जितने छोटे कैटायन एनायन होंगे उतने पास होंगे, जितने बड़े होंगे उतने दूर होंगे। तो LIF का तो सब LIF CSF CSI LI CSI सबसे बड़ा है, CS इतना बड़ा है, I CS प्लस इतना बड़ा है, I माइनस समझ लो इतना बड़ा है, तो इनके सेंट्रिक उनके डिस्टेंस बहुत ज्यादा ही होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस इनमें ही होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर CSI हो गया, और ये क्या हो गया, एक 1 रेट कर दूंगा, बहुत आसान सा सवाल है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पेपर के। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स विल नॉट अंडरगो कार्बाइलामिन रिएक्शन। पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है प्लीज देख लेना, कार्बाइलामिन रिएक्शन पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी मैंने कि कैसे होती है। सिर्फ 1 डिग्री जो अमीन्स होते हैं तुम्हारे, जो जिसमें एक R होता है RNH2, सिर्फ वही कार्बाइलामिन रिएक्शन देते हैं। किससे रिएक्शन करते हैं, CHCl3 के साथ KOH से, ये दोनों मिलके कार्बीन बनाते हैं। कार्बीन क्या होता है, डाई हेलो कार्बीन बनाते हैं, Cl, और यहाँ पे एक इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होती है और एक लोन पेयर होता है, ये याद रखना। और इसके साथ रिएक्शन होकर RNC बनता है, RNC बनता है, ये याद रखना। तो इसमें देख लो कौन सा 1 डिग्री नहीं है, फिनाइलमीन फेनिलमीन NH2 होता है, एनिलीन भी बोलते हैं इसको। मिथाइलमीन होता है CH2NH2 CH3NH2, इथाइलमीन CH3CH2NH2, डाई मिथाइलमीन एक एन के ऊपर
2 मिथाइल लगा दे CH3 और एक H, तो ये नहीं करेगा तो इसका आंसर सी हो गया। इसका आंसर सी हो गया। बहुत आसान सवाल, इसको 1 रेट करूंगा। पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, कैसा पेपर था मैं बता रहा हूँ। ये पेपर बिल्कुल बिटसेट के लेवल का पेपर, मतलब थोड़ा बिटसेट इससे, मतलब इस पेपर के अंदर अगर केमिस्ट्री की बात करूँ 40 सवाल 120 नंबर। अगर मैं बिना मतलब प्रेशर को देखे ऐसे बोलूं तो एक एवरेज स्टूडेंट के इसके अंदर ये पेपर 30 मिनट में करना है एक एवरेज स्टूडेंट को, और उसके इसके अंदर 30 मिनट के अंदर 80 नंबर आने चाहिए। 80 मार्क्स आने ही चाहिए इस पेपर के अंदर। इतना आसान सवाल था, इतना आसान पेपर था। ठीक है, अगर नहीं मानो मेरी बात तो मैं बता देता हूँ। 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 कितने हो गए देखो, 1 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बोनस 8 के बाद 8 के बाद ये भी, अच्छा ये भी 1 है, ये 1 2 के बीच का, हाँ इसको 3 रेट करना है। 1 9 10 11 10 11, ये थोड़े टफ सवाल थे। 11 बीच बीच में से टफ सवाल का पैच आएगा, तब थोड़ा टाइम लगेगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सवाल तो 1 है। 24 सवाल तो 1 है। 24 क्वेश्चन 1 के हैं, और ये जो जिनको मैंने 1 मार्क किया है मुश्किल से तुम्हारे 20 सेकंड लेंगे। तो 24 इंटू 20 कितने हुआ, 8, तो 8 मिनट हो गए। तो 8 मिनट लगे तुमको, और ये सारे सही भी होने चाहिए। तो 24 इंटू 3 12 72 मार्क्स तो तुमने 8 मिनट में ले लिए। मैंने तुमको कितना बताया इस पेपर को करने के लिए, 30 मिनट। तुम यहाँ 8 की बजाय 15 मिनट भी लगाओ। 15 मिनट में अगर तुम ये 1 वाले सारे कर दो तो 72 तो यही हो गए। इसके आगे कहाँ बचे 28 नंबर। कहते बिटसेट में बहुत फास्ट चलना पड़ता है, इतने आसान सवाल है, फास्ट तो करना पड़ेगा। अब 2 वालों के अंदर तुम एक एक मिनट भी लगाओ, क्योंकि 1 2 3 4 5, सॉरी मेरे को आवाज आ रही थी, 5 6, तो 6 7 सवाल 8 सवाल मैक्सिमम 2 के होंगे, तो उनमें तुम 8 मिनट और ले लो, तुम्हारे 20 मिनट हो गए। 20 मिनट में तुमने कितने मार्क्स गेन कर लिए बताओ तुमको। 20 मिनट में 24 इंटू 3, मैं कह रहा हूँ तुम 15 मिनट इसमें लगा सकते हो, 15 मिनट लगा लो इन एक एक वालों में, लेकिन ये सारे सही करो 72 मार्क्स। उसके बाद तुम्हारे पास 8 में से 6 सवाल तो करोगे, 2 वाले जिनको मैंने 2 रेट किया, उनमें से 8 में से 6 करो। सब में तुम 1 मिनट लगाओ, ठीक है, सब में 1 मिनट पूरा दे रहा हूँ तुम्हारे पास। एक तुम तो सब मिला के उसके 6 सवाल 10 में कर लो, 10 मिनट में 6 सवाल तो करोगे केमिस्ट्री के, 25 मिनट, 6 3 जा 18, 90 मार्क्स हो गए तुम्हारे, 90। और उसके बाद बचे हुए 5 मिनट के अंदर, जो 25 के बाद 5-10 मिनट तुम्हारे पास जो भी बचेंगे, केमिस्ट्री के लिए 30 मिनट दे रहा हूँ ना, उसमें तुम जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो करो। 100 मार्क्स इस पेपर के अंदर, 90 टू 100 मार्क्स में बोलूंगा इस पेपर में स्कोर करने चाहिए हर एक को केमिस्ट्री के अंदर। अगर फिर से क्रैक करना है तो केमिस्ट्री 30 मिनट्स लगा रहे हो तो 90 टू 100 मार्क्स में लाने पड़ेंगे। ये मेरा इस पेपर का एनालिसिस है। अच्छा लगा, जो भी दिक्कत हो, क्योंकि अपना कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका वो है कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम ग्रुप पे जनरल क्वेरीज आती है, वहां पे वीडियो के डाउट्स कम पूछते हैं, तो इसके जितने भी डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछो, अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और तुमको कुछ भी चाहिए रिलेटेड टू केमिस्ट्री, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, मतलब किसी चीज का वीडियो चाहिए एक पर्टिकुलर, मतलब ऐसे अगर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, मतलब 40-50 कमेंट्स आ गए कि एक ऑर्गेनिक की सब रिएक्शंस का ये बना दो, वीडियो बना दो, तो मैं ट्राई करूंगा सब नेम रिएक्शंस का एक वीडियो बनाने की। ऐसे तुम कमेंट्स में बताओ, वीडियो को शेयर करो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट पे बता देना कोई भी दिक्कत हो तो, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, उनको भी पता चले यहाँ जो इतनी हेल्प कर रहे हैं तुम लोगों की। चलो बाय।